जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एनटीपीसी परीक्षा 2021 में जितने सारे करंट अफेयर पूछा गया है सातों फेज के अंतर्गत सारे क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको हम पढ़ाने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंतर्गत आपको फेज 1 में जितना सारा करंट अफेयर का क्वेश्चंस पूछा गया है सारे क्वेश्चंस को डिस्कस में करने वाला हूँ। अब देखिए, इसका बात कर लूँ पीडीएफ फाइल का, तो पीडीएफ फाइल आपको हर एक पेज का मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जा सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, बारी बारी से हर एक पेज का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो इसका उत्तर होने वाला है बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना का बात हो रहा है, तो यह स्टार्ट हुआ था 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। इसी योजना के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी स्टार्ट हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? इसका उत्तर गुवाहाटी, असम। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो यह गेम्स पहली बार हुआ था 2018 में दिल्ली के अंदर, 2019 में महाराष्ट्र में हुआ, 2020 में गुवाहाटी असम में हुआ जिसमें विजेता महाराष्ट्र था, और 2021 में होने वाला था पंचकुल हरियाणा, लेकिन इस बार नहीं हुआ, यह 2022 में होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? उत्तर होगा पिनाका। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है जिसका नाम है पिनाका। दोस्तों यह एक ऐसा रॉकेट सिस्टम है जो केवल 14 सेकेंड में 44 रॉकेट को दाग सकता है। आपको एकदम ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। आते हैं अगले प्रश्न पर। वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर होगा ए अच्युतम नमपुत्री को। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो यह पुरस्कार स्टार्ट हुआ था 1965 में, पहली बार दिया गया शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए। दोस्तों बात कर लूँ महिला में, तो महिला में प्राप्त करने वाली पहली महिला थी आशा पूर्ण देवी, बंगला भाषा के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपकरणों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? दोस्तों प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी कंपनी है जो महारत्न कंपनी है। दोस्तों महारत्न कंपनी टोटल अभी वर्तमान समय में 10 हैं, 10 का नाम आपको याद रखना है, और 14 नवरत्न कंपनी है, इसका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर 10 में से एक कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, जो राइट उत्तर इसका होने वाला है। देखिए दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड का जो स्थापना हुआ था 1975 में हुआ था, और इसका जो हेड क्वार्टर है कोल से कोलकाता, आपको ध्यान रखना है, कोल से कोलकाता। आते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है? दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है विजया बैंक और देना बैंक। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है। दोस्तों अभी प्रेजेंट समय में भारत में कुल सार्वजनिक बैंकों की संख्या टोटल 12 हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिनमें से सबसे बड़ी जो बैंक है वह एसबीआई है फर्स्ट रैंक पर, सेकेंड रैंक पर पीएनबी है, ये इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका उत्तर होने वाला है 2013 में। दोस्तों आपको हम बता दूं कि इसरो ने मंगलयान मिशन को स्टार्ट किया था, यानी कि उसको पृथ्वी से लॉन्च किया था 5 नवंबर 2013 को, और यह मिशन मंगल ग्रह पर पहुंचा था 24 सितंबर
2014 को। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-25 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे कस्तूरी रंजन। ये भी आपको ध्यान रखना है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए इस दिवस को प्रति वर्ष ना 5 जून को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों इस दिवस का हर एक साल का थीम और उसके साथ साथ कौन सा देश मेजबानी कर रहा है ये इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि 2020 में थीम क्या था? तो इसका थीम था जैव विविधता, जो एकदम राइट उत्तर है इसका। देखिए दोस्तों आपको हम बता दूं 2018 से आपको हम बता रहे हैं 2018 में इस दिवस के लिए मेजबान देश इंडिया था और जो थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन था। 2019 में मेजबान देश चाइना था और थीम एयर पोल्यूशन था। 2020 में मेजबान देश कोलंबिया था, थीम था जैव विविधता। 2021 का बात कर लो तो 2021 में मेजबान कंट्री पाकिस्तान था, थीम था इकोलॉजी रीस्टोरिंग। इस पॉइंट को एकदम दोस्तों अपने माइंड में ऐड कर लीजिए क्योंकि आगामी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस एकदम बनने वाला ही है। अगला प्रश्न, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार किन 2 शहरों के बीच चली थी? तो इसका उत्तर होने वाला है नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। दोस्तों इस एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहली बार तो ये चली थी नई दिल्ली से वाराणसी के बीच, लेकिन सेकंड बार यह दिल्ली से कतरा जो जम्मू कश्मीर में है यहाँ तक ये चली थी। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद हैं? दोस्तों अभी वर्तमान समय में टोटल 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद हैं। कौन कौन है ध्यान रखिएगा। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। तो जिनमें से ऑप्शन 1 यहाँ पे दिया गया है आंध्र प्रदेश, जो राइट उत्तर है। अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि पूछा जा रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क के अंतर्गत है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको हम बता दो कि यूएनओ का यह एक अंग है। देखिए टोटल यूएनओ का 6 अंग हैं। 6 अंग में से 5 अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन एक अंग है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड के अंतर्गत है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एयरलाइंस डैश का कार्यक्रम है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एयरलाइन जो है यह किसका कार्यक्रम है? तो इसका उत्तर होने वाला है यूरोपियन संघ का। दोस्तों यूरोपियन संघ का जो स्थापना हुआ था 1993 में हुआ था। अभी प्रेजेंट टाइम में इसके जो मेंबर हैं टोटल 27 हैं। कौन सा मेंबर है जो अभी प्रेजेंट समय में इसे हट गया है? तो वे यूके हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो देखिए ये जो गेम्स हैं 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश बन गया है जो इस गेम्स का मेजबानी करने वाला 5 बार कर चुका है। ठीक है, अब देखिए दोस्त कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं ये 2022 में कहाँ होने वाला है? तो यह इंग्लैंड में होने वाला है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, जन शिक्षण संस्थान JSS का संचालन किसके संरक्षण में होता है?
तो दोस्तों इसका जो उत्तर होने वाला है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय जो है जन शिक्षण संस्थान का संचालन करता है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, 2020 में आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक साइंस के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है इकोनॉमिक साइंस के अंतर्गत 2020 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो राइट उत्तर होने वाला है रॉबर्ट बी विल्सन। देखिए दोस्तों 2020 में ना 6 क्षेत्र के अंतर्गत जिनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है उनका सारा का नाम आपको एकदम ध्यान में रखना है। इससे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में बन ही जाता है। अगला प्रश्न, 2020 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है फिल्म फेयर पुरस्कार का। देखिए तो फिल्म फेयर पुरस्कार में ना बेस्ट फिल्म जो मिला था गली बॉय को, जो इसका राइट यहाँ पे उत्तर होने वाला है। और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड दिया गया था वह रणवीर सिंह को दिया गया था, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया था वह आलिया भट्ट को दिया गया था। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 से। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेम वर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? दोस्तों आपको ध्यान रखना है। देखिए इंद्रधनुष कार्यक्रम का बात हो रहा है, तो इंद्रधनुष कार्यक्रम का जो संबंध है वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से हैं। बस आपको इसी लाइन को दिमाग में ऐड रखना है कि इंद्रधनुष यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से हैं। तो इसका उत्तर होने वाला है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए, ठीक है दोस्तों। इसी से लिंकेड एक और कार्यक्रम है जिसको कहा जाता है मिशन इंद्रधनुष। देखिए दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाता है। तो मिशन इंद्र जो धनुष है यह टीकाकरण के लिए एक कार्यक्रम है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मिशन इंद्रधनुष और इंद्रधनुष। अगला प्रश्न, 2020 में किसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष चुना गया था? यानी कि दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है सेल का कि अगला अध्यक्ष अगस्त 2020 में कौन बने थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है सोमा मंडल। दोस्तों सेल का पहली बार महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। इसकी स्थापना होता है 1954 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश आगे है? दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है नॉर्वे। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019। देखिए दोस्तों इस सूचकांक को जारी करता है UNDP जो यूएनओ का एक संस्था है। दोस्तों देखिए इस रिपोर्ट में ना 4 वर्षों में टॉप पर नॉर्वे रह रहा है। और इसमें देखिए 2019 में भारत का जो रैंक था 129 था। 2020 में भारत की जो रैंक है 131 हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको एकदम दिमाग में ऐड रख लेना है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक प्रकृति और अनुकरण निर्मित करने के लिए ATL लैब की शुरुआत की गई। ATL का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ATL है ATL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होने वाला है एटल टिंकरिंग लैब होता है। एटल टिंकरिंग लैब, यही इसका राइट उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न, नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? यानी कि दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि UNO का महासचिव कौन थे नवंबर 2020 के अनुसार? तो वह थे एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों ये जो थे इनका जो रैंक है अभी इनका 9th नंबर के था ये, ठीक है ना। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यह पुर्तगाल के हैं। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों देखिए 8 नंबर के कौन थे? तो 8 नंबर के वह बान की मून थे जो साउथ कोरिया के थे। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न,
दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का फोकस डैश पर था। यानी कि देखिए 18 के लिए यहाँ पे थीम पूछा गया है कि थीम क्या था। तो दोस्तों आपको हम बता चुका हूँ कि 18 में जो थीम था प्लास्टिक प्रदूषण था और जो मेजबान कंट्री थी वह हमारा देश भारत था। अगला प्रश्न, संसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है संसद ग्राम योजना। देखिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था 11 नवंबर 2014 को। ठीक है, इसमें कहा गया था कि हर एक संसद को अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव को गोद लेना है जिसका डेवलप करना है। तो देखिए दोस्तों इस योजना का जो प्रेरणा जो स्रोत थे वह महात्मा गांधी थे। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, किस अफ्रीकी देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग के प्रभाव से मुक्त करने के लिए पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया है। दोस्तों ये एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से एकदम VBI, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। तो यह देश है मलावी। मलावी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो मलेरिया से मुक्त होने के लिए पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च कर दिया है। इस पॉइंट को एकदम अपने दिमाग के जो हेड मेमोरी है ना दोस्तों उसमें आपको एकदम पूरा ऐड कर लेना है। अगला प्रश्न, सितंबर 2019 में किसे तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर होने वाला है तमिलसाई सुंदरराजन। अभी वर्तमान टाइम में भी यही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा अनुशंसित महिला पहलवान का नाम बताइए। दोस्तों इस प्रश्न का मतलब यही हुआ ना कि 2020 में किस महिला कुश्ती को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। तो इसका उत्तर होने वाला है विनेश फोगट। ठीक है ना, इनको मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था। दोस्तों आपको हम बता दूं कि 2020 में टोटल भिन्न भिन्न खेलों के अंतर्गत 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको हम 5 का नाम बता दे रहे हैं। देखिए, पहला क्रिकेट में मिला था रोहित शर्मा को। नेक्स्ट हॉकी में दिया गया था रानी रामपाल को जो महिला हॉकी टीम की कप्तान है। सेकेंड कुश्ती में दिया गया था विनेश फोगट को। और 4th नंबर पर पैरा एथलीट थी मरियप्पन थंगावेली को दिया गया था। और 5 नंबर पर टेबल टेनिस में मनिका बत्रा को दिया गया था। इस पॉइंट को दिमाग में एकदम ऐड कर लीजिए। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि अब हो गया है, तो 25 लाख हो गया है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित है। इसमें पूछा यहाँ पे जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो उत्तर होने वाला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, देखिए इस पार्क का जो स्थापना हुआ था 1936 में। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है बाघ का। तो देखिए बाघ को बचाने के लिए एक एक्ट आता है। वह एक्ट आया था 1973 में और जिसके तहत देश का पहला बाघ संरक्षित जो रिजर्व जो बना था वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था जो उत्तराखंड के अंतर्गत है। दोस्तों बाघ दिवस हर एक साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है चंद्रयान 2 देश का आन बान शान। देखिए दोस्तों इस मिशन को लॉन्च किया गया था पृथ्वी से 22 जुलाई 2019 को और यह चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया था 9 सितंबर 2019 को। दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था GSLV MK3 M1 से। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों चंद्रयान 2 में जो लैंडर था ना, लैंडर का नाम था विक्रम और जो रोवर था, रोवर का नाम था प्रज्ञान। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। इस मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो K. सिवन थे। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। आते हैं अगले प्रश्न पर।
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। दोस्तों आपको हम बता चुके हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का मेजबान देश कौन था, तो वह कोलंबिया था। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसका थीम क्या था, तो जैव विविधता था। अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे बात हो रहा है यूनेस्को का, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। इसका स्थापना हुआ था 1945 में। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, यानी कि ऑप्शन में से यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए इसका उत्तर होने वाला है अफगानिस्तान, जो सार्क का नवीनतम मेंबर बना है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है सार्क का, तो सार्क का स्थापना हुआ था 1985 में। टोटल मेंबर की मैं बात कर लूँ तो टोटल मेंबर यहाँ पे 8 गो हैं, जिनमें से नवीनतम मेंबर कौन है, तो अफगानिस्तान है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों देखिए सार्क को हिंदी में कहा जाता है दक्षात, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि एक्ट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कंपनी यहाँ पे दी गई है एक्ट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। यह क्या है, तो दोस्तों देखिए ये जो कंपनी है ना, इसरो की मार्केटिंग शाखा की कंपनी है। आपको ध्यान रखना है कि इसरो की जो मार्केटिंग शाखा की जो कंपनी है उसे हम ACL बोलते हैं, यानी कि एक्ट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर होने वाला है ब्रह्मोस देश की आन बान शान। देखिए दोस्तों इस मिसाइल को बनाया है भारत और रसिया एक साथ मिलकर। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है और इस बात को तो एकदम माइंड में डाल ही लो कि यह एक प्रकार की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न, नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है उर्जित पटेल, उस समय RBI के गवर्नर थे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, GST भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। GST का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ दिया गया है। तो देखिए दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। दोस्तों इस बात को एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि GST एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, नवंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं। दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। दोस्तों मैं बात कर लूँ अभी वर्तमान टाइम में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो वह धर्मेंद्र प्रधान है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 का खिताब किसने जीता। देखिए दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है मुंबई इंडियंस। देखिए दोस्तों अभी 2021 में यह स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक बात और, 2020 में ना ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका UAE में हुआ था। और देखिए इसका स्पॉन्सर कौन किया था, तो ड्रीम 11 इसका स्पॉन्सर किया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर होने वाला है 25। दोस्तों अभी वर्तमान टाइम में ना भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या कौन सी है, तो 25 है। दोस्तों आपको मैं बात कर लूँ यहाँ पर, ठीक है, कि अभी नवीनतम हाई कोर्ट कहाँ बना है, तो वह दोस्तों बना है अमरावती आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो डैश के लिए है। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा जो एक योजना है ना, यह प्री नर्सरी से 12 तक के लिए एक योजना है। इस योजना को एकदम अपने माइंड में ऐड कर लेना है मेरे मित्र। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है, फरवरी 2017 में
इसरो ने डैश लॉन्च करके इतिहास रच दिया था। दोस्तों एकदम दिमाग में ऐड कर लीजिए कि फरवरी 2017 में ना इसरो ने एक साथ टोटल 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था। दोस्तों किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो PSLV C-37 रॉकेट से लॉन्च किया था। इस बात को भी आपको दिमाग में एकदम ऐड करना है। दोस्तों इसरो के पहले कौन लॉन्च किया था? तो वह रसिया था। कितना? 44, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान समय में सबसे अधिक रॉकेट को एक साथ लॉन्च करने वाला कौन सी स्पेस कंपनी बन गई है? तो वह स्पेस एक्स जो कंपनी है यह अमेरिका की कंपनी है, ठीक है ना, जो वर्तमान समय में 143 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करके दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। किस रॉकेट से लॉन्च की है? तो फाल्कन 9 रॉकेट से। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न है 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? प्रश्न पूछा यहाँ पे जा रहा है कि 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो वह ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। इनका नाम था जायर बोल्सोनारो। आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों 2021 में ना कोई अतिथि नहीं थे। अब देखिए ऐसा टोटल 4 बार हो गया है। कौन कौन ईस्वी में? तो 1952 में, 1953 में और 1966 में और 2021 में। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक प्रश्न और, पहली बार यानी कि 1950 में गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? तो वह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। आपको ध्यान रखना है, सुकर्णो जो थे वह मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? तो देखिए इसमें से ये 3 लोग को ना किया गया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं किया गया था। देखिए 3 लोग में से कौन कौन थे? नानाजी देशमुख जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, भूपेन हजारिका यह इनका संबंध संगीत से था, और प्रणब मुखर्जी इनका संबंध राजनीति से था। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाने के लिए एक सरकारी योजना लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन ग्रिल्स, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है प्रधानमंत्री जनधन योजना। देखिए इस योजना को लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 में। देखिए इस योजना का मुख्य लक्ष्य यही था कि सभी लोगों को बैंकों से जोड़ना, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या यहाँ पर पूछा गया है कि 100 प्रभा मंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? यानी कि देखिए दोस्तों सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए इसरो ने एक मिशन लॉन्च करने वाला है। अभी ये कब लॉन्च करने वाला अभी ये तो फिक्स नहीं है। इस मिशन का नाम दिया है आदित्य L1। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला एक सड़क पुल है जो ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना हुआ है। तो इसका जो नाम है बोगी बिल ब्रिज। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जो जिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? ये तो जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर है 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है 7E परियोजना का, तो यह जो है लिंकेड है एजुकेशन से, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन बना था? तो इसका उत्तर होने वाला है तेलंगाना, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 2 जून 2014 को। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 में भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है वित्त आयोग का। तो देखिए वित्त आयोग का स्थापना हुआ था 1952 में,
ठीक है। और देखिए इसका 2020 में 15वां अध्यक्ष कौन थे, तो वह एन.के. सिंह हैं। देखिए दोस्तों वित्त आयोग का जो आर्टिकल है ये भी पूछता है, 280 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था, तो इसका उत्तर होने वाला है केरल में। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि केरल में ना निपाह वायरस आया था वर्ष 2018 में। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। दोस्तों विधान परिषद टोटल 6 राज्य में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो देखिए इनमें से केरल है जहां पर नहीं है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह कौन सा है जिसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया था। दोस्तों देखिए इसका जो नाम है HYSIS। इसको आपको ध्यान रखना है कि इस सेटेलाइट को लॉन्च किया गया था वर्ष 2018 में। इस पॉइंट को एकदम ध्यान रखना है, HYIS, ठीक है। अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा, तो देखिए ये होने वाला है बर्मिंघम इंग्लैंड में, ठीक है। अब देखिए पिछला वाला कहाँ हुआ था 2018 में, तो ये हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट किया गया था, तो ये 2 अक्टूबर 2014 को इस मिशन को स्टार्ट किया गया था गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किए जाएंगे, तो ये दोस्तों अब तो हो चुका है, टोक्यो जापान में हो गया है, ठीक है। दोस्तों देखिए इसका रैंक क्या था, 32 था। देखिए दोस्तों 2024 में ये होने वाला है फ्रांस पेरिस में, 2028 में होने वाला है लॉस एंजल्स अमेरिका में, 2032 में होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे नया नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है नवीनतम नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र। देखिए दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के अंतर्गत टोटल 7 नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र हैं। मैं बात कर लूँ नवीकरणीय रिएक्टर का, तो उसका संख्या 22 है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है सबसे नवीनतम नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र कौन है, तो वह आपका कुडनकुलम है जो तमिलनाडु में है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बात हो रहा है साक्षर राज्य का, तो ये आपका केरल में है, और देखिए सबसे कम आपका बिहार में है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इसको स्टार्ट किया गया था वर्ष 2015 में। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो ये स्टार्ट हुआ था 22 जनवरी 2015 में पानीपत हरियाणा से। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुदुम्बाश्री को लागू किया था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ये कुदुम्बाश्री जो योजना है ना, यह केरल में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है। दोस्तों देखिए इस प्रश्न को मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही। देखिए विश्व पर्यावरण जो दिवस है 2019 में, इसका थीम क्या था, तो एयर पोल्यूशन था, और मेजबान कंट्री कौन था, चाइना था। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न, WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। देखिए दोस्तों इसका जो उत्तर होने वाला है अल्जीरिया और अर्जेंटीना। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष से शुरू किए गए थे। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, तो देखिए इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था नीति आयोग के द्वारा 2016 में। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 में। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है सुकन्या समृद्धि योजना का, तो देखिए यह योजना स्टार्ट हुआ था पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को। कौन किए थे, तो PM मोदी किए थे। अगला प्रश्न, कितने पर्यावरण
कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला था। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम आपको याद रखना है कि 6 लोग थे जिनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY को वर्ष डैश में शुरू किया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। देखिए दोस्तों, इस योजना को स्टार्ट किया गया था 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, अगला प्रश्न, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है WTO का। देखिए अभी वर्तमान समय में भी WTO में जो मेंबर हैं 164 हैं। दोस्तों, WTO का जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना हुआ। देखिए इसका नवीनतम मेंबर कौन है? तो वह अफगानिस्तान है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया था? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है पूरे विश्व में मतलब कितना स्थल हैं जो यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल हैं। तो देखिए दोस्तों, कुल संख्या 1121 है पूरे वर्ल्ड में। आपको ध्यान रखना। देखिए सबसे अधिक कहाँ पर है? तो चाइना और इटली, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है रिएक्टर का, ठीक है ना। तो देखिए इनका जो संख्या है 22 गो है। जब मैं आपसे पूछूं कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कितना है तो वह 7 है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है GSAT 31 क्या है? देखिए दोस्तों, जब लग जाता है ना तो वह हो जाता है दूर संचार सेटेलाइट। बस आपको ध्यान रखना है कि GSAT 31 क्या है? तो यह एक प्रकार का दूर संचार सेटेलाइट है। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? तो इसका उत्तर होने वाला है नई दिल्ली से कतरा। देखिए कतरा कहाँ पर है? तो कतरा पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहली कहाँ पर चली थी? तो पहली आपका चली थी दिल्ली से वाराणसी के बीच। इसको भी आपको ध्यान रखना है। वंदे भारत एक्सप्रेस को रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है कि भारत का नवीनतम हाई कोर्ट कहाँ पे बनाया गया है? तो वह अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। और दोस्तों, इस प्रकार से भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या अब 25 हो गया है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे नाइट डॉट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था? दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है नाइट डॉट अवार्ड 2019। देखिए दोस्तों, ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखा गया है कि यह अवार्ड जितने सारे एग्ज़ाम होता है ना, सभी एग्ज़ाम में इस अवार्ड को पूछा जाता है। तो देखिए इस अवार्ड को दिया गया था 2019 में एनी जैदी को। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, नवीकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होने वाला है 2015 में। देखिए 2015 में ना संसद के माध्यम से परमाणु ऊर्जा जो पहले का जो विधेयक था ना, जो बिल था, उसमें संशोधन कर दिया गया है 2015 में। यही हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है एमएसपी, ठीक है ना। एमएसपी मतलब कौन जो आयोग है इसका निर्धारण करती हैं? तो इसका उत्तर होने वाला है CACP। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो CACP जो संस्था है जो फसलों के लिए MSP का निर्धारण करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर यानी कि शहरों की श्रेणी 10 लाख घोषित किया गया था? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मतलब कौन सा भारत के जो शहर हैं जो सबसे अधिक स्वच्छ हैं? तो देखिए ये आपका इंदौर है। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना कि इंदौर जो है ना 4 सालों से नंबर 1 पे ये आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए दोस्तों, एक बात आपको मैं सलाह में देता हूँ कि देखिए नोबेल पुरस्कार जो टॉपिक है ना, इसका पूरा इतिहास और इसके साथ साथ जो भी 2020 में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो दिया गया है और 2019 का भी आपको एकदम ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, तो इसका उत्तर होने वाला है जॉर्ज बर्डिन को दिया गया था, 2 बार इनको मिल चुका है भौतिकी में। ठीक है, अगला प्रश्न है यूएनओ के 8वें महासचिव कौन थे। तो देखिए दोस्तों, ये तो आपका बान की मून थे जो साउथ कोरिया के थे। अभी 9th में कौन है, तो ये आपका एंटोनी गुटरेस हैं जो पुर्तगाल के हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में देना बैंक और विजय बैंक का इनमें से किस बैंक में विलय हुआ है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, तो ये इसका उत्तर क्या होने वाला है, बैंक ऑफ बड़ौदा होने वाला है। अगला प्रश्न, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कुछ उल्टा पुल्टा प्रश्न, ऐसे प्रश्न को उत्तर मारना बहुत कम ही लोग इस प्रश्न को अटेम्प्ट किए होंगे। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था, तो यह स्टार्ट हुआ था सितंबर 2012 में। इस पॉइंट को आपको याद रख ही लेना है, ठीक है ना, हो सके तो। अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि संघई महोत्सव। अब देखिए यहाँ पे बात हो रहा है संघई महोत्सव, तो देखो जब भी संघई का बात हो तो आपको सीधे जाना है मणिपुर में, ठीक है ना। मणिपुर में जो संघई जो महोत्सव है यह मणिपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, वित्त वर्ष 18-19 के लिए जनवरी 2020 में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियात्मक मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सभी राज्यों और यूटी में से इनमें से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। देखिए दोस्तों, जब भी बात होना कि भारत का कौन सा राज्य है जहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो बिना सोचे आपको गोवा पर टिक कर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाह्य निरीक्षण निकाय है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाह्य निरीक्षण निकाय का, तो इसका उत्तर होने वाला है संयुक्त निरीक्षण इकाई, ठीक है। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को किस शहर में आयोजित किया गया था वर्ष 2019 में। तो देखिए दोस्तों, इसको आयोजित किया गया था ब्रासीलिया में। आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है ब्रिक्स का, तो देखिए इसका स्थापना हुआ था 2009 में, ठीक है ना। अब देखिए इसमें टोटल कितना मेंबर हैं, तो इसमें जो मेंबर हैं टोटल 5 हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इसका जो सबमिट जो होने वाला है 2020 में कहाँ पर इसका सबमिट हुआ था, तो रूस में हुआ था, ठीक है ना। 2021 में कहाँ होने वाला है, तो इंडिया में होने वाला है। 2022 में कहाँ होने वाला, तो चाइना में होने वाला है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारत में वस्तु और सेवा जीएसटी कब लागू किया गया था। बहुत इजी प्रश्न है। तो देखिए जीएसटी भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है दोस्तों। देखिए जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न, वह कौन सा राज्य है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI द्वारा घोषित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में दक्षिण भारत में अग्रणी राज्य है। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि यह कर्नाटक है। क से कर्नाटक, एकदम इसको दिमाग में ऐड कर लेना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मई 2019 में 5वें इंडियन न्यूक्लियर न्यू बिल्स कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखिए इसका उत्तर होने वाला है मुंबई में। आपको ध्यान रखना है कि मुंबई में 5वें इंडिया न्यूक्लियर न्यू बिल्स कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो इसका उत्तर भारतीय स्टेट बैंक। दोस्तों जो SBI जो है ना, सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। दोस्तों अभी वर्तमान समय में सरकारी क्षेत्रों में बैंकों की कुल संख्या 12 है, जिनमें से सबसे बड़ा बैंक SBI है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 को किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था, यानी कि लॉन्च करने के लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया था GSLV MK3 और M1 से। आपको ध्यान रखना है कि GSLV MK3 M1 के माध्यम से चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, और यह चंद्रमा पर की सतह पर जो वहाँ पे पहुँचा था
वह 9 सितंबर 2019 को पहुंचा था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस मिशन में जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। इस समय इसरो का जो अध्यक्ष थे वह के सिवन थे। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किस पंडाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा ना एक कार्यक्रम है जिसका नाम है हरियाली। इसको लागू किया जा रहा है, मतलब केंद्र और राज्य सरकार के सहमति से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, हरियाली है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो इसका उत्तर होने वाला है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्ष 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है एशियाई खेल। देखिए एशियाई जो खेल हैं वर्ष 2018 में ये हुआ था इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में। ठीक है, इसमें फर्स्ट रैंक पर चीन था। देखिए दोस्तों, ये जो खेल हैं 2022 में होने वाला है बीजिंग चीन के अंतर्गत। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वर्ष 2020 के मानव विकास इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है मानव विकास सूचकांक का। तो देखिए इस सूचकांक पे ना टॉप पर नॉर्वे है। इसमें भारत का स्थान 131 है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। इस इंडेक्स को UNDP एक संस्था है UNO का जो जारी करता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। देखिए दोस्तों, ये तो इजी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक आबादी वाला यहाँ पर राज्य है। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, वर्ष 2019 की GDP रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत की रैंक क्या थी। देखिए दोस्तों, इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2019 में GDP के अनुसार भारत की रैंक क्या थी। देखिए दोस्तों, उस समय भारत की जो रैंक थी 5वीं थी। लेकिन देखिए अब मैं बात करूं ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की रैंक क्या हो गया है GDP में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 7वीं रैंक हो गया है भारत की। अब देखिए टॉप पे कौन है, तो टॉप पे USA है, सेकेंड स्थान पे चाइना है, थर्ड पे जापान है और 7वीं रैंक हमारा भारत का है। अगला प्रश्न, दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी। देखिए दोस्तों, इस एजेंसी का नाम है यूनिसेफ। देखिए यूनिसेफ जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। इसका स्थापना हुआ था 1946 में और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का मतलब ये हुआ है ना कि किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, पहले इस योजना का नाम था इंदिरा आवास योजना। देखिए दोस्तों, इस योजना को स्टार्ट किया गया था 1985-86 में, ठीक है ना। लेकिन 2016 में मोदी सरकार ने इस योजना का नाम बदल के कर दिया है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जो प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा गया है। अगला प्रश्न, अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियाँ ट्रेकिंग हेतु खुली हुई हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही कम ही बच्चे होंगे जो इस प्रश्न का उत्तर मार पाए होंगे। तो देखिए इसका जो उत्तर होने वाला है 137। इसको आपको ध्यान रखना है कि 137 जो हैं अगस्त 2019 तक हैं, मतलब जो ट्रेकिंग के लिए खुली हुई हैं। अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भारत में ना कितना संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। तो इसका उत्तर होने वाला है 26। दोस्तों इस प्रश्न को एकदम याद ही कर लो, ठीक है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए भारत ने 2017 में विवादित डैश के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया था। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो चाइना है ना, वह एक रोड बना रहा है जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड फोरम। देखिए इसको कहा जाता है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये है ना कि जो चाइना है वह पाकिस्तान के गलियारे के सहारे वह यूरोप महाद्वीप में एक रास्ता बना रहा है, जिस रास्ते का नाम क्या है, बेल्ट एंड रोड फोरम। तो देखिए इसका भारत ने 2017 में बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी करने वाला है। देखिए ये प्रश्न पूछ दिया गया है स्पोर्ट के मेज़बानी से, तो इसका उत्तर होने वाला है चाइना। देखिए जो चाइना है वर्ष 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी करने वाला है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में 11वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो इसका उत्तर होने वाला है मॉरिशस में। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है विश्व हिंदी समिट का 11वां, तो ये हुआ था मॉरिशस में। देखिए दोस्तों पहला कहाँ पे हुआ था, तो पहला हुआ था 10 जनवरी 1975 नागपुर में हुआ था। देखिए दोस्तों इसलिए सना हर एक साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों मैं पूछ लूँ कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है ना, यह मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। देखिए दोस्तों भारत को ना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी मेंबर के रूप में ना 8वीं बार चुना गया है। आपको ध्यान रखना है। देखिए 8वीं बार किसके स्थान पे चुना गया है, तो इंडोनेशिया के स्थान पे चुना गया है। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक का। देखिए इस इंडेक्स को जारी करता है एक संस्था है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसको जारी करता है। देखिए और देखिए इस इंडेक्स में ना टॉप पे कौन था, तो टॉप पे था आपका स्विट्जरलैंड था, और भारत का जो रैंकिंग था 48 है। आपको ध्यान रखना है। देखिए अभी 21 वाला अभी जारी नहीं हुआ है, ठीक है ना, इसलिए आपको हम नहीं बता रहे हैं। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है भारत की अटॉर्नी जनरल का, तो ये है के वेणुगोपाल। देखिए इनका जो स्थान है 15वां है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण यानी कि PSU का एक महारत्न कंपनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कि मतलब निम्न में से कौन सी एक महारत्न कंपनी है। दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में ना टोटल 10 महारत्न कंपनी है और 14 नवरत्न कंपनी है। देखिए तो देखिए 10 में से एक भेल है, भेल जो है यह एक महारत्न कंपनी है। भेल की जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1964 में, और इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में है। देखिए दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने देश ओपेक के सदस्य हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है ओपेक का। देखिए ओपेक ना एक प्रकार का पेट्रोलियम उत्पादन के लिए एक संस्था है, ठीक है ना, जिस पर मतलब कंट्रोल करती है। देखिए तो देखिए इस संस्था का स्थापना हुआ था 1960 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वियना ऑस्ट्रेलिया में है। और देखिए इसमें कितने मेंबर हैं, तो इसमें मेंबर 13 गो हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2019 में अंतरिम केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है 1 फरवरी 2019 में अंतरिम बजट किसने पेश किया था, तो वे थे पीयूष गोयल। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है, सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रदीपीय कौन सा है। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सी प्लेन यानी कि पहली बार कहाँ पर चला था, तो यह चला था अंडमान निकोबार में। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो इसका उत्तर होने वाला है 2016 में। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सेतु भारतम जो कार्यक्रम है 2016 में स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न,
एशियाई खेल वर्ष 2018 में 25 मीटर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड किसने जीता था? देखिए दोस्तों, इसका उत्तर होने वाला है राही सारनोबत। राही जो सारनोबत हैं वह वर्ष 2018 में एशियाई खेल के अंतर्गत 25 मीटर पिस्टल वर्ग में गोल्ड पदक यह जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाल का राष्ट्रपति कौन है? देखिए यहाँ पे बात हो रहा है नेपाल का राष्ट्रपति का, तो नेपाल का जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, अभी भी प्रेजेंट टाइम में यही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न कि यहाँ पर है कि हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नवीकरणीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? देखिए दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए हरियाणा में कहाँ पर नवीकरणीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो देखिए हरियाणा के ना फतेहाबाद जिला में एक गांव है गोरखपुर, वहाँ पर लगाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है भारतमाला परियोजना का। तो देखिए इस परियोजना का जो संबंध है ना राज्य मार्गों से। आपको ध्यान रखना है कि भारतमाला जो परियोजना है इसका संबंध किससे है? तो राज्य मार्गों से है। अगला प्रश्न 11वीं WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ आयोजित हुई थी? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है कि 11वीं नंबर की ना WTO की जो बैठक है वह कहाँ पर हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो बैठक हुई थी अर्जेंटीना में हुई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है WTO का। तो WTO का जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में, और इसका मेंबर कितना है? 164 हैं। ठीक है, और दोस्तों देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न, किस बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया है? तो इसका उत्तर होने वाला है शाहरुख खान। दोस्तों आपको याद रखना है कि शाहरुख खान ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष का नाम बताइए। ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा उदय कोटक। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है भारतीय उद्योग परिसंघ का। इसका स्थापना हुआ था 1895 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में है। दोस्तों अभी वर्तमान समय में ना इसका जो अध्यक्ष हैं वह TB नरेंद्रन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, नवंबर 2020 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है S अरविंद बोबड़े। इनका जो रैंक था 47 का था। लेकिन देखिए दोस्तों अभी प्रेजेंट समय में ना भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? 48 नंबर्स का, तो वे हैं आपका NB रमना। आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, मई 2019 में 36 बरस बाद भारतीय नौसेना के किस मिसाइल विध्वंस को सेवा मुक्त किया गया? तो इसका उत्तर होने वाला है INS रजनीत को। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक के नवनियुक्त MD और CFO अंशुला कांत डैश की पूर्व MD हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक के ना नवनियुक्त जो MD और CFO जो बने हैं अंशुला कांत, वह किसका पूर्व MD हैं? तो वह इसका उत्तर होने वाला है SBI का। तो SBI के क्या है? पूर्व MD थे, जो अभी प्रेजेंट टाइम में विश्व बैंक के MD और CFO बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा डेविड R मलपास। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है विश्व बैंक का। तो विश्व बैंक का स्थापना हुआ था 1944 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC अमेरिका में, और इसका जो मेंबर है 189। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने डैश की शुरुआत की है। सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने डैश की शुरुआत की है। तो इसका उत्तर होगा विजन 2021 जो है सुरक्षित ई भुगतान के लिए RBI ने स्टार्ट किया है। आते हैं अगले प्रश्न पर, वर्ष 2019 में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था?
तो इसका उत्तर होगा एस किरण कुमार को ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? दोस्तों प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो ताप ऊर्जा में सबसे अधिक शक्ति का उत्पादन करता है? तो उत्तर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। अगला प्रश्न, नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई कलवड़ी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए। दोस्तों ऐसा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका उत्तर होगा INS वागीर। आपको ध्यान रखना है कि INS वागीर जो है कलवाड़ी श्रेणी की पनडुब्बी है, जिसे नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऊर्जा। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है ग्रीन हाउस गैस। देखिए कौन कौन सा गैस है ये भी प्रश्न पूछ देता है, तो आपको ध्यान रखना है CO2 हो गया, N2O हो गया, मीथेन हो गया, और फिर जलवाष्प और ओजोन। ये जितना सारा गैस है ना, इन सभी को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? दोस्तों इसका उत्तर होगा पंजाब में। देखिए पंजाब में ना सबसे अधिक उर्वरक का खपत होता है। अगला प्रश्न, किस शहर ने 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल किया है? देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है सेकंड स्थान पर कौन है शहर 2020 में, तो इसका उत्तर होगा सूरत। देखिए दोस्तों फर्स्ट पे कौन है, तो 4 सालों से फर्स्ट पर रह रहा है इंदौर शहर। आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न है 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है मानव विकास सूचकांक का, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें भारत की रैंक क्या थी 19 में, तो इसका उत्तर होगा 129। जब बात कर लूँ 2020 और 21 में, तो रैंक क्या है, तो 131वां रैंक इंडिया का है। टॉप पे कौन है, तो आपको ध्यान रखना है नॉर्वे। दोस्तों इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो यूएनए का एक संस्था है UNDP, जो इस इंडेक्स को प्रति साल जारी करता है। अगला प्रश्न है, इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है, जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका उत्तर होगा कलाम सेट। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जो कलाम सेट एक ऐसा सैटेलाइट है जो इंडियन हाई स्कूल के छात्र के माध्यम से इसको बनाया गया था और जिसे नासा ने लॉन्च किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, डैश को 2020 यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर होगा जीनिथ बी डोया लीमा को 2020 में यूनेस्को के गिल्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कौन सा चक्रवात आया था? तो इसका उत्तर होगा अम्फान। आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ का सदरावना राजदूत का नाम बताइए। इसका उत्तर होगा मिली बॉबी ब्राउन। देखिए दोस्तों जो मिली बॉबी जो ब्राउन है ना, अभी तक के सबसे कम एज वाले यूनिसेफ के सदरावना राजदूत बने हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य देश में सर्वोत्तम सुशासित राज्य के तौर पर सामने आया है? तो इसका उत्तर होगा केरल। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है 19 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो देखिए ये दिया गया था इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद को। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डैश की 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था।
तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पर देखिए इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया था 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, 2018 में आयुष्मान भारत योजना आरंभ डैश से किया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है आयुष्मान भारत योजना का। तो देखिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से। और यहाँ पे प्रश्न में पूछा यहाँ पे जा रहा है कि मतलब कहाँ से आरंभ हुआ था, तो ये झारखंड से आरंभ हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा डैश को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 में दिया गया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 में किनको दिया गया था, तो इसका उत्तर होगा ओही ससाकावा। ये क्या थे, तो ये देखिए जापान के नाम, यह सामाजिक कार्यकर्ता थे जो कुष्ठ रोग के निवारण के लिए इनको दिया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है गांधी शांति पुरस्कार। इस पुरस्कार को स्टार्ट किया गया था 1995 में और पहली बार यह दिया गया था तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नयरेरे को। आपको ध्यान रखना है दोस्तों 2019 में इस पुरस्कार को दिया गया था सुल्तान अब्बरस अल सईद जो ओमान देश के थे। नेक्स्ट 2020 में इस पुरस्कार को दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान जो बंगाल के संस्थापक थे। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जनवरी 2019 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्व उपयोग क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु किन 2 देशों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसका उत्तर होने वाला है भारत और फिनलैंड के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आईसीसी विश्व कप 2019 पुरुष का फाइनल मैच कहां पर खेला गया था, तो देखिए दोस्त 2019 में जो आईसीसी जो विश्व कप हुआ था यह इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था और जो फाइनल जो मैच था ना ये हुआ था लॉर्ड्स लंदन में। और देखिए कौन जीता था, तो इंग्लैंड इसमें जीत गया था लेकिन न्यूजीलैंड था इसमें हार गया था। ठीक है, अब देखिए आईसीसी जो विश्व कप है पुरुष वाला यह 2023 में कहाँ होने वाला है, तो ये आपका भारत में होने वाला है। इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है, तो इसका उत्तर होगा यूनेस्को का। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है यूनेस्को का, तो यूनेस्को का स्थापना हुआ था 1945 में और इसका हेड क्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्ष 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है 45वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था वर्ष 2019 में, तो देखिए दोस्तों ये हुआ था बलेर रिटस जो फ्रांस का शहर है जहाँ पे हुआ था। अब देखिए मैं बात कर लूँ 2020 में, तो देखिए 2020 में ये होने वाला था यूएसए में लेकिन कैंसिल हो गया कोविड-19 को लेकर। देखिए 2021 में कहाँ हुआ था, तो देखिए ये यूके में हुआ था यानी कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है, तो देखिए दोस्तों इसको कहा गया है गगनयान। देखिए इस मिशन को इसरो लॉन्च करने वाला है 2022 के अंत तक। देखिए इस मिशन के लिए एक इंजन बनाया गया है जिस इंजन का नाम है विकास इंजन। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, 2019 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। देखिए इस इंडेक्स में ना 2019 में इंडिया का रैंक था 68। अब देखिए टॉप पे कौन था, तो टॉप पे था आपका सिंगापुर। अब देखिए मैं बात कर लूँ 2020 में, देखिए 2020 में भी ना इंडिया का रैंक 68 ही था। ठीक है, और टॉप पे कौन था, सिंगापुर ही था। लेकिन बात कर लूँ 2021 में, तो देखिए दोस्तों 2021 में टॉप पे कौन था, तो देखिए टॉप पे आपका था स्विट्जरलैंड और इंडिया का जो रैंक था 43 था। इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा किस शब्दकोश का 5वां संस्करण जारी किया गया? तो देखिए इसका उत्तर होने वाला है शहीदों का शब्दकोश, जिसको 2019 में प्रधानमंत्री के द्वारा 5वां संस्करण शब्दकोश का जारी किया गया था। अगला प्रश्न, 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम बताएं। तो इसका उत्तर होने वाला है डिजिटल भारत, सक्षम भारत, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन सा खिलाड़ी मेंस टेनिस एटीपी की वर्तमान रैंकिंग में विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो नोवाक जोकोविच, आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों ये कहाँ का है? तो ये सर्बिया के लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो देखिए एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं, जो 9 नंबर के थे, यही हैं। देखिए अभी भी वर्तमान समय में ना इनको फिर से चुन लिया गया है 10 नंबर का, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, GSLV का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि GSLV का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए दोस्तों इस लॉन्च व्हीकल को ना इसरो के द्वारा वर्ष 2018 में इसको परीक्षण किया गया था, और अभी वर्तमान समय में भारत का मतलब भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एकमात्र यह लॉन्च व्हीकल है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है पुलवामा में आतंकी हमला, तो ये हुआ था 14 फरवरी 2019 को। और देखिए दोस्तों इस तारीख को यानी कि 14 फरवरी को प्रति वर्ष काला दिवस के नाम से मनाया जाता है। देखिए दोस्तों एक पॉइंट और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जब हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को ना, तो भारत की ओर से 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक किया गया था, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों प्रणब मुखर्जी को 2019 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था भारत रत्न, ठीक है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न श्रेणी में नहीं थी? देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है महारत्न कंपनी का। देखिए दोस्तों मैं बात करूँ तो अभी प्रेजेंट टाइम में महारत्न कंपनी की संख्या 10 हो गई है, और नवरत्न कंपनी तो वहाँ पे 14 हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन 4 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 में थाईलैंड की खाड़ी से किस चक्रवात का आरंभ हुआ था? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि थाईलैंड की खाड़ी से किस चक्रवात का आरंभ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा पाबुक चक्रवात। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया है? देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया है? तो उत्तर होगा रसिया। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? देखिए दोस्तों अच्छा प्रश्न है, उड़ान। उड़ान जो योजना है ना, यह क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए योजना है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष का, तो इसका उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। देखिए दोस्तों नीति आयोग का नाम स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। देखिए नीति आयोग के पहला अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। अब देखिए आपसे मैं पूछ लूँ कि नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है अरविंद पनघड़िया, ठीक है। अब देखिए नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे? आपको ध्यान रखना है सिंधुश्री खुल्लर,
ठीक है। अब देखिए वर्तमान टाइम में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार हैं। सीईओ कौन है, अमिताभ कांत हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। अगला प्रश्न, 2018 में ग्रीन पीस द्वारा एक नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा गुरुग्राम, जो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है ना, यह पृथ्वी का सबसे प्रदूषित शहर था वर्ष 2018 में। ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी मैं बात कर लूँ इंडिया में कौन है, तो देखिए गाजियाबाद है, आपको ध्यान रखना है। बात कर लो राजधानी में, तो दिल्ली है। ठीक है। अगला प्रश्न, 2020 में इंडियन प्रीमियम लीग यानी कि आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया था? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे 13वां। देखिए इसमें कौन जीता था? तो मुंबई इंडियंस। और देखिए इसको कहाँ पर खेला गया था? तो यूएई में। अगला प्रश्न, मानसी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किस देश में जीता था? देखिए दोस्तों, प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मानसी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किस देश में जीता था? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे चाइना में। अगला प्रश्न, ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को किस चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी थी? देखिए दोस्तों, इसका उत्तर होने वाला है हुआई। हुआई एक कंपनी है चाइना का, जिसके साथ ना व्यापार करने के लिए मतलब रोक यहाँ पे कर दिया था अमेरिकी सरकारी एजेंसी, जो व्यापार इससे नहीं करेगी। ठीक है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 के अनुसार पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है? तो इसका उत्तर होगा मनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस निर्वाचन क्षेत्र में 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था? देखिए दोस्तों, इसका उत्तर होने वाला है अमेठी और वायनाड। देखिए अमेठी कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और वायनाड कहाँ पे है? तो ये आपका केरला में है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है लोकसभा चुनाव 2019 का। तो देखिए इसमें जो बीजेपी जो पार्टी है यह 303 सीट जीती थी और कांग्रेस 52 सीट जीती थी। ठीक है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो रेलवे प्रणाली अभी तक परिचालन में नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर होने वाला है पुणे, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 में एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत किन देशों के लीग में शामिल हो गया है? देखिए दोस्तों, अभी तक इंडिया ने ना एंटी सैटेलाइट परीक्षण नहीं किया था, यानी कि जो सैटेलाइट को जो मार दे। ठीक है ना, तो देखिए यह परीक्षण कर दिया है वर्ष 2019 में। तो इसके साथ जो भारत जो है ना अमेरिका, रसिया, चाइना के अगला यानी कि 4th नंबर का कंट्री बन गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की थी? देखिए दोस्तों, तो देखिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो वे थे एम वेंकैया नायडू, अभी भी वर्तमान में यही है। ठीक है। इनका रैंक क्या है? आपको रैंक ध्यान रखना है। तो इनका रैंक आपका 13वां है। दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि यूएनओ के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ के निवासी हैं? यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि यूएनओ के महासचिव जो 8वें नंबर के थे बान की मून, वह कहाँ के थे? तो यह दक्षिण कोरिया के थे। दोस्तों, बात हो रहा है यहाँ पे यूएनओ का। तो देखिए यूएनओ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। अब देखिए अभी वर्तमान टाइम में इसका महासचिव कौन है? तो वह एंटोनी गुटरेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं और वह 9th नंबर का है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने भारत की विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नीति का अध्ययन करने के लिए
प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया था और समूह की अध्यक्षता डैश द्वारा की गई थी। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को बहुत कम ही लोग यहाँ पे अटेम्प्ट किए होंगे, तो इसका जो उत्तर होने वाला है बाबा कल्याणी। बाबा कल्याणी को इस समूह का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न, डैश ने 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लैक चेन बॉन्ड का शुभारंभ किया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है प्रश्न में कि बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लैक चेन बॉन्ड का शुभारंभ किसने किया था, तो इसका उत्तर होगा विश्व बैंक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है विश्व बैंक का, तो विश्व बैंक का स्थापना हुआ था 1944 में और इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में और इसका जो मेंबर हैं 189, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, वर्ष 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था, तो देखिए इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है नीरज चोपड़ा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट का, तो देखिए इसका उत्तर होगा सोफिया केनिन, जो अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, नवंबर 2020 के अनुसार इनमें से कौन सी टीम आईसीसी T20 क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर थी। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर होने वाला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देखिए नवंबर 2020 में ना टॉप पर थी, लेकिन मैं बात कर लूँ मैं प्रेजेंट टाइम में रैंकिंग क्या है, तो देखिए प्रेजेंट टाइम में ना फर्स्ट पर इंग्लैंड है, सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे हमारा देश भारत है और थर्ड पे पाकिस्तान है और ऑस्ट्रेलिया चल गया है 6 नंबर पर, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में है, तो इसका उत्तर होगा श्रीनगर में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी, तो यह किया गया था 8 नवंबर 2016 को। दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि FSSAI द्वारा निम्नलिखित में से किस IIT को 7 ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है, तो इसका उत्तर होगा IIT गांधीनगर को। यहाँ पे बात हो रहा है FSSAI। देखिए इसका जो स्थापना हुआ था 2011 में और इसका जो हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में है। देखिए दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे होगा हवा महल। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्ष 2019 के 9 वर्ष दिवस के अवसर पर किस संगठन ने अपने आउटरीच कार्यक्रम में हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट्स की शुरुआत की है, तो इसका जो उत्तर होने वाला है इसरो। अगला प्रश्न, 2019 में निम्नलिखित में से किस रोग के लिए यूएसए FDA ने पहली वैक्सीन डेंगवैक्सिया को मंजूरी दी है। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि यूएसए FDA ने पहली वैक्सीन डेंगवैक्सिया की मंजूरी दी है, मतलब किस रोग के लिए। देखो ये जो रोग था यहाँ पे डेंगू था, डेंगू के लिए यहाँ पे दिया गया था। अगला प्रश्न, इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में डैश की स्थापना की है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के भारतीय स्टेशन में किसकी स्थापना किया गया है इसरो के माध्यम से, तो वहाँ पे स्थापना किया गया है AGEOS, आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत की ओर से वहाँ पर शोध करने के लिए ना
3 स्टेशन बनाया गया है। देखिए, पहला स्टेशन बनाया गया था 1984 में, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। देखिए, ये तो स्टेशन अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे बंद हो गया है। दूसरा स्टेशन था मैत्री, जो बनाया गया था 1989-90 के अंतर्गत। और थर्ड नंबर का था भारती था, जो बनाया गया था 2012 में। ठीक है, ये दोनों मैत्री और भारती अभी भी वहाँ पे चल रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 2019 में विदेशियों को प्रदान किए जाने वाले मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर होने वाला है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखिए दोस्तों, ये भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी जो 12वें नंबर की थी। आपको भी पॉइंट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 2015 और 16 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है जनवरी 2019 में। अगला प्रश्न है, सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? यहाँ पे बात हो रहा है सौभाग्य योजना का। तो ये जो सौभाग्य योजना है ना, विद्युत मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, 2019 में जलवायु संबंधी कार्यवाही और आपदा तैयारियों पर आधारित 5वां ABU मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है 5वां ABU मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था नेपाल में। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय के इनमें से किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी कि NBSA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अर्जुन कुमार सिकरी। देखिए, अर्जुन कुमार सिकरी को ना मई 2019 में NBSA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो पूर्व भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न, सन 2019 में फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो देखिए, इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है गगनदीप कंग। आपको ध्यान रखना है कि जो गगनदीप जो कंग है ना, यह फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न, नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। दोस्तों, आपको ध्यान ही है कि नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था वह 1 जनवरी 2015 को हुआ था, योजना आयोग को समाप्त करके। तो इसका उत्तर होने वाला है 1 जनवरी। अगला प्रश्न, देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन चलित हवाई जहाज कब नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा? देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना, कुछ उल्टा पुल्टा प्रश्न है और इस प्रश्न को बहुत कम ही बच्चे इस प्रश्न को अटेम्प्ट किए होंगे। देखिए, इसका मामला क्या है, देखिए यहाँ पर कि अगस्त 2018 में ना भारत की प्रथम जैव ईंधन से चलने वाली हवाई जहाज उत्तराखंड के देहरादून से उड़ान भरती है और नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर लैंड करती है। यही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है गंगा ग्राम परियोजना का। तो यह स्टार्ट किया गया था पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी का। तो यह जो है यह गुजरात में है। गुजरात के केवड़िया जिला है जहाँ पर इसको बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, डैश
2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के सेफ द मिशन थे। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि एशियाई खेल जो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था उसमें भारतीय दल के सेफ द मिशन कौन थे, तो वह ब्रिज भूषण शरण सिंह थे। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है जीएस लक्ष्मी। आपको ध्यान रखना है कि जीएस लक्ष्मी को ना आईसीसी में मैच रेफरी के रूप में प्रथम भारतीय महिला बनाया गया है, और जो क्या है, जिनका नाम क्या है, जीएस लक्ष्मी है। अगला प्रश्न, डैश ने सन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया था। यानी कि देखो दोस्तों, किस देश ने ना नरेंद्र मोदी को जायद पदक पुरस्कार से सम्मानित किया था, तो वह था यूएई था। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता का किताब हासिल किया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है फीफा विश्व कप 2018 कौन जीता है, तो ये फ्रांस जीता है। किसको हराकर? क्रोएशिया को। देखिए ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था रूस में। अब देखिए ये 2022 में कहाँ होने वाला, तो ये आपका दोहा कतर में होने वाला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है? देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो यह जीती है पूजा रानी ने। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि 2019 में जो लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था उसमें भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया था, तो वह 543 था। ठीक है। अगला प्रश्न, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर परिचालन में हैं? दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में कितने नाभिकीय जो रिएक्टर हैं वो अभी परिचालन में हैं, तो इसका उत्तर होने वाला है 22। देखिए दोस्तों जब आपसे पूछा जाए ना कि नाभिकीय संयंत्र कितना है, तो 7 हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हम ना एनटीपीसी के फर्स्ट फेज में जितना क्वेश्चंस करेंट अफेयर का यहाँ पे पूछा गया है टोटल क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। अब देखिए अगले वीडियो में हम सेकेंड फेज में जितना क्वेश्चंस करेंट अफेयर का पूछा गया है सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आप बताइए कि ये हमारा सेशन आपको कैसा लगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने सारे मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आप हमारा वीडियो हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।